लगातार जुड़े रहते हैं बहुजन संवाद पर, रोज तरह तरह के लोगों से, तरह तरह के व्यक्तियों से चर्चा करते हैं। आप बताएं, आपके पिटारे में कौन कौन सी खबरें हैं जिन पर आपकी टिप्पणी आएगी, तिवारी जी? जी मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम पहले तो शुरू करना चाहेंगे कि हमारा पिछला सप्ताह खास करके समाजवादी आंदोलन के को इंगित करने, उस पर विमर्श करने और भविष्य के लिए उसको कैसे मजबूत किया जाए, इस पर एक मजबूत रणनीति बनाने के सप्ताह के रूप में देखा जा सकता है। समाजवादी आंदोलन के 90 साल पूरा हो गए थे। उसके उपलक्ष्य में अभी पुणे में 19, 20, 21 इसी सितंबर को देशव्यापी जुटान हुआ। उसमें तरह तरह के वो समाजवादी आंदोलन से जुड़े लोग, शीर्षस्थ नेता से लेकर के, कार्यकर्ता से लेकर के और युवा से लेकर के सब लोग इकट्ठा हुए और एक व्यापक रणनीति बनाई गई और उसमें तरह तरह की चर्चाएं हुई वहां तो। और वहां से एक नारा, एक स्लोगन दिया गया कि भाई सब लोग इकट्ठा हो, इस समय जो देश का संकट है उससे उबारने के लिए हमारे समाजवादी आंदोलन को मजबूत होना जरूरी है। उसके साथ ही आज वैज्ञानिक समाजवाद ये जिनका लक्ष्य होता है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो देश की सबसे पुरानी लगातार सतत प्रवाहमय पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, वो अपना 25वां वार्षिक अधिवेशन आज शुरू कर रही है चंडीगढ़ में। वहां पर भी तमाम वामपंथी लोग और ये वैज्ञानिक समाजवादी लोग वहां इकट्ठा हुए हैं और वह तो दलीय अपनी संरचना में सारे वामपंथी दल, ये सीपीएम के लोग, फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग और एमएल के लोग, और उसके साथ साथ अपना विदेश के भी कम्युनिस्ट पार्टियों के प्रतिनिधि वहां आए हैं और वहां व्यापक चर्चा आज वहां शुरू हुई है। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि देश में जो सतत प्रवाहमय तो है, लेकिन एक सांगठनिक रूप से समाजवादी आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक व्यापक रणनीति बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है पिछले सप्ताह को। और इसका कारण क्या है? तो इसका कारण वही है, देश में इस समय जो संकट है, जो हमारे देश में सरकार है, भारत सरकार तो कहा जाता है, लेकिन भारत सरकार उस तरीके से फंक्शन नहीं करती है। प्रधानमंत्री व्यक्तिगत दौरे करता है, पूरी दुनिया के पैमाने पर व्यक्तिगत दौरे करता है, सरकारी खर्चे पर दौरे करता है और वहां ले जाकर के अपने चंद पूंजीपतियों को, चंद कारपोरेट को ठेका दिलवाने का काम करता है। फल यह है कि इसकी साख खत्म हो गई है और जब इसकी साख खत्म हो गई है तो हमारे देश की भी साख खत्म हो गई है। तो फल यह है, यही कारण रहा है कि इस समय हमारे देश के साथ कोई भी, दुनिया का कोई भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं हो रहा है और ये संकट है। इस संकट पर भी हमारे समाजवादी आंदोलन के लोग चिंतित है कि किसी व्यक्ति विशेष के लाभ के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के चलते देश की प्रतिष्ठा गिरे, हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो इन दोनों ही ये सम्मेलनों में इस बात पर चिंता व्यक्त की गई कि अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय सद्भाव और मानवीयता को लेकर के पूरे देश के पैमाने पर और देश का प्रतिनिधित्व जिस तरीके से हमारे विदेशों में भी होना चाहिए था, सबसे संपर्क होना चाहिए था, वो आखिर हमारा क्यों नहीं हो पा रहा है और उसको किस तरीके से किया जाए। इन्हीं संदर्भों में हम देखेंगे कि हमारे यहाँ कोई विदेश नीति है ही नहीं है। जो हमारी विदेश नीति थी उससे अलग हटने के लिए कहीं कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, कहीं कोई कुछ हुआ, लेकिन जो चीजें की जा रही है, हम पाक विरोध करते हैं और वहां पर भी एक व्यक्ति विशेष के हितों को ध्यान में रख करके, अगर स्पष्ट कहा जाए तो अमित शाह का लड़का असल इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड का है, तो पाकिस्तान से यहाँ तो हम विरोध करेंगे और उसके साथ हम मैच भी खेलेंगे और मैच खेलने के बाद यहाँ हम तो क्या प्रदर्शन करेंगे कि हमारे देश के खिलाड़ी हाथ नहीं मिलाए उनसे, उनकी तरफ देखे नहीं। तो इस तरीके का जो घृणास्पद व्यवहार दिखाई पड़ रहा है, उससे देश की छवि गिर रही है और निश्चित रूप से देश की छवि उसके लिए गिर रही है। और इन संदर्भों में भी अगर हम देखें तो चीन, अमेरिका, पाकिस्तान एकदम अमेरिका की गोद पे बैठा हुआ उसका मित्र है और उसका विरोध सऊदी अरब से हो रहा है। हमारा प्रधानमंत्री वहां पर जाता है, अपने व्यक्तिगत खर्चे पर जाता है, उसका कोई एक प्रोटोकॉल होता है कि जब हमारा ये राष्ट्र प्रमुख अगर किसी देश में जाता है और अगर उसका राष्ट्रीय दौरा होता है, सरकारी दौरा होता है, तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है। अब आनंद तिवारी अगर नेपाल गए या ये तमाम लोग जाते हैं तो अपने व्यक्तिगत खर्चे से जाते हैं, तो व्यक्तिगत एंजॉय के लिए जाते हैं,
अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए जाते हैं। लेकिन अगर हम किसी उद्देश्य विशेष से जा रहे हैं तो हम जहां जा रहे हैं वो सांप्रदायिक सौहार्द होता है, वो एक उसका प्रोटोकॉल होता है। हम जब जापान गए थे तो वो जापान सरकार ने उसको पूरा स्पॉन्सर किया। हम मॉरिशस गए तो मॉरिशस सरकार ने हमको पूरा स्पॉन्सर किया। और अभी हम नेपाल गए थे तो जिस पार्टी ने हमको बुलाया था हमारा उपयोग, तो वो पार्टी हमारा पूरा देखभाल कर रही थी। लेकिन मोदी जी देश का पैसा खर्च करके वहां जाते हैं और वहां पर व्यक्तिगत तरीके तो उसका फल ये होता है कि वो पाकिस्तान अमेरिका के भी करीब है और सऊदी ये अरब के भी करीब है। ऐसी हालत में भारत की स्थिति तो एकदम पेंडुलम बन करके रह गई है। हमको जो ये कोई भी आवे घंटा बजा के चला जा रहा है। चीन को भी हम वो खुश नहीं कर पा रहे हैं, उससे भी माने देश दुनिया के पैमाने पर हमारा आज की तारीख में कहीं कोई नई हितैषी नहीं है। और हमारे मोदी जी अपने देश में भी धर्म चक्रवर्ती का आप उनको अपनी डिग्री का पता नहीं है, बाकी उनका क्या हुआ कैसे हुआ उसको बताने रहे। और इतना पैसा खर्च करके कोर्ट से आदेश करा दिया कि नहीं अब इनकी डिग्री अपना डिग्री दिखाई नहीं जाएगी। और धर्म चक्रवर्ती और क्या क्या अपना डिग्रियां उपाधियां लेकर के तमाम फर्जी लोगों से ये उसको कर रहे हैं। और इसी बीच बिहार में अपना जिस तरीके से वहां पर भी शायद चुनाव की घोषणा हो गई है 21 अक्टूबर से अपना, लेकिन वहां पर भी राष्ट्रीय जनता दल से भी निकाले गए लालू यादव के लड़के तेजस्वी जी ने भी वहां शायद अपनी एक कोई पार्टी उन्होंने लॉन्च कर दिया है, जनशक्ति जनता दल उन्होंने लॉन्च कर दिया है। तेज प्रताप सिंह ने तेजस्वी नहीं, तेज प्रताप सिंह, तेज प्रताप यादव, हाँ अपना तेज प्रताप यादव लॉन्च किया है। तो ये एनडीए बौखलाई हुई है, घबराई हुई है। और वो खाली इतने नहीं घबराई हुई है, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के ऊपर नंगा करके उनको पर्द दर पर्द खड़ा किया जा रहा है, उसके चलते ये लोग घबराए हुए हैं। और वो हुआ है। और भी वो नहीं है, कर्नाटक के आनंद को लेकर के भी ये जो दूसरा विस्फोट हुआ है, हम लोगों ने भी वो पार्टी साहब के साथ वो कार्यक्रम किया था। तो इलेक्शन कमीशन के पास कोई उत्तर नहीं है। और यह सरकार भी अब सरकार भी नंगी हो गई है कि उसको उत्तर न देना पड़े, इसके लिए बार बार सदन में जाकर के बार बार सदन से आदेश अपना पारित करवा करके कानून बनवा करके। लेकिन अब इनकी अवकाश हैसियत सदन में भी नहीं, जो ये में भी नहीं पड़ रही है। तो अब इनके ऊपर क्या रहेगा, चोरी से ये कैसे करेंगे। और इनके सहयोगी दल भी कहीं न कहीं से इस बात से परेशान है। उसका अभी सीधा सीधा परिणाम मिला है कि इनका जो सबसे बड़बोला सहयोगी है उत्तर प्रदेश में, खाली उत्तर प्रदेश नहीं तो है, जिसकी पूरी ताकत समाजवादी पार्टी ने उनके ऊपर कृपा की थी, 8 सीट विधानसभा में उनको दे दी थी। और उसके चलते आज वो उनको तगड़ा ब्रेन स्ट्रोक हो गया है। और उनको अपने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम अपना कर ले जाकर के वेदांता में अपना भर्ती कराए। और अभी तो रिपोर्ट आ रही है कि नहीं उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। हम बहुजन संवाद की ओर से किसी को भी ये उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि उनके सहयोगी भी, जिनकी कहीं कोई औकात हैसियत नहीं है, अकेले हैं, दुकेले हैं, लेकिन वो पीड़ित हैं, वो भी सोच रहे हैं कि हम कैसे करें, क्या करें। और उसको लेकर के उनके यहाँ भी अपना निश्चित रूप से इसका मंथन चल रहा है। और यही कारण है कि अभी वहाँ अभी अमेरिका से भी अपना जिस तरीके से माय डियर फ्रेंड उनको इनको पटा करके अपनी गुट्टी सेक रहा है, लेकिन वहीं पर वो अपना काम कर रहा है। वो जो H1B वीसा के नाम पर 88 लाख रुपए अपना सीधे लगा दिया है। तो अब निश्चित रूप से बाहर भी, वहां पर भी जो लोग हैं वो भी परेशान हैं। और मोदी जी के चलते, हमारे शीर्ष नेतृत्व के चलते भारतीय जहां जहां कहीं भी हैं, सबके सब संकटग्रस्त हैं, सबके सब तनावग्रस्त हैं, सबके सब अवसादग्रस्त हैं। वो कहाँ करेंगे, क्या करेंगे, उनके साथ एकदम अनिश्चित
अनिश्चित माहौल बना हुआ है। और अभी ये कल इन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित किया। हम सारे लोग सोच रहे थे कि 17 अपना देश के ऊपर कृपा करेगी कि अब हम जा रहे हैं, विदा हो रहे हैं, लेकिन इन्होंने बचत उत्सव बनाया है और आधा घंटे तक सबको बोर किया और अपना पूरा समझाया कि कैसे कैसे क्या बचत हो जाएगी। और स्थिति यह है कि इसका मतलब है कि जो चीज हम लोग कह रहे थे पहले कि ये तुम्हारी टेक्निकलिटी जीएसटी के माध्यम से आप पूरे व्यापारियों को आप लूटे, आप उनकी कमर तोड़ दिया व्यापारियों का, आम आदमी को आप लूटते रहे। और उसमें भी अभी अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं कि जो आप लोग कह रहे थे वही हमने कर दिया। अरे जो हम कह रहे थे वो आपने नहीं किया, जो हम कह रहे थे उसको करने के लिए हम ही उसको कर सकते हैं, तुमने उसको दोष ले कर दिया, उसमें भी तुम लूट रहे हो और उसमें आम जनता को उससे राहत नहीं मिलेगी। उससे राहत मिलेगी तो उन्हीं जो तो ये काले कारोबारियों को उससे राहत मिलेगी। अच्छा, उसके पहले भी अपना जीएसटी आप ले लेते थे तो उसको रिटर्न तो आप करते नहीं थे। जो ये छोटे व्यापारी हैं उनका जीएसटी तो वापस आता नहीं था, अब अपना हो जाता था। 8-8 10-10 साल के सबके बकाये अपना वहां पड़े हुए हैं। और आम आदमी तो बार बार टैक्स देता था, एक ही सामान खरीदने के लिए कई बार मल्टीपल उसको टैक्स देना पड़ता था। तो ऐसी हालत में हम जो कर रहे हैं, और उसके बाद अभी जैसे सेबी ने अडानी के ऊपर 24 मामले दर्ज हैं यहाँ पर, उस 24 मामले में कोर्ट से उनके 4 मामलों में उनको राहत दी गई, लेकिन सरकार ने वो 4 मामले की में उनको राहत दी गई, उसको ऐसे प्रसारित किया गया और उसका ऐसा इंटरप्रिटेशन किया गया कि अडानी तो कोर्ट से बरी हो गए, उनके ऊपर कुछ था ही नहीं। तो इस तरीके से ये अपने हिसाब से अपने मित्रों के लिए रास्ता निकाल रहे हैं। लेकिन स्थिति यह है कि मोदी इसलिए बार बार चिपके रहना चाहते सत्ता से कि ये जैसे ही सत्ता से बाहर जाएंगे इनकी गिरफ्तारी होगी, इनका स्थान जेल में होगा, इनके ऊपर वो सारी कानूनी कार्रवाइयां होगी जो एक अपराधी के साथ होना चाहिए। और फल ये है कि अब ये जो भी लोग प्रश्न उठाते हैं, अभी जैसे एक चीज हुआ है कि ये न्यूज चैनलों को नोटिस दिया जा रहा है कि आप उर्दू शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, 30% से ज्यादा आप उर्दू शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो अब भाषाओं को भी, माने ये देश में केवल और केवल जैसे भी हो उसको मोबिलाइज करके और अपनी तरफ ध्यान आकृष्ट करना, और जो मुख्य समस्याएं हैं उन समस्याओं से जनता का ध्यान हटाना, अब इनका केवल और केवल यही मामला रह चुका है, अपना हो गया है। तो इसके चलते अब देखिए अब संसद कब बुलाई जाती है, क्या होता है। लेकिन इतना निश्चित है कि यह जो बार बार परत दर परत उखेरा जा रहा है इलेक्शन कमीशन का, और अपने चुनाव आयुक्त हैं कि उनको तो इन्होंने पारित करा दिया है कि ये चुनाव आयुक्त के ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलेगा, उनसे कोई पूछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी कार्रवाई जन कार्रवाई होती है, और शायद उसी की तरफ वही इनको आतंकित किए हुए है कि आम आदमी तो कह ही रहा है, लेकिन लीडर अपोजिशन जब यह बात कहता है कि हम तो चीजों को फैक्ट रूप से सामने रख रहे हैं, अब लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी और संस्थाओं की है। हम लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते जो हमारी जिम्मेदारी थी मैं उसका निर्वहन कर रहा हूं, और बात भी सही है। तो अब उनके ऊपर इसको लेकर के देशद्रोह का मुकदमा लगाने की पूरी तैयारी है, पूरा सोचा जा रहा है। और हमको ऐसा लग रहा है कि अंततः यही वो चिंगारी होगी जो बारूद के ढेर पर ये फेंकेंगे, और देश में सुख शांति बनी रहे। हम तो इसी बात की हम ये कल्पना करते हैं, उम्मीद करते हैं। लेकिन ये निश्चित रूप से आज की तारीख में आतंकित हैं, भयभीत हैं, क्योंकि इनके पार्टी के अंदर भी इनका बहुमत नहीं है, इनके चाहने वाले नहीं है, चाहने वाले लोग तो पहले भी नहीं थे। इसी कारण इन्होंने आज की तारीख तक भारतीय जनता पार्टी के ये संसदीय समिति की इन्होंने बैठक नहीं बुलाई। लेकिन अब तक जो वहां खामोश थे, चुप थे, अब वो आवाजें भी वहां उठने लगी हैं, और आवाजें उठने नहीं लगी हैं, अब वहां आवाजें मुखर होती जा रही हैं। फल ये है कि इतने सब कहने के बावजूद
भारतीय जनता पार्टी अपना अध्यक्ष नहीं बना पा रहा है, अपना संगठन नहीं बना पा रहा है, केवल और केवल टाल मटोलू। और ये लोग कितनी देर टालेंगे? अब हमको ऐसा लग रहा है कि अगला आह्वान तो जाहिर सी बात है, अगर हमारी संवैधानिक संस्थाएं फेल कर जाएंगी, अगर हमारी आप संवैधानिक संस्थाओं को काम नहीं करने देंगे, तो अंततः तो जन आंदोलन ही है, जन अदालत ही है। और जन अदालत का, जन आंदोलन का, जन चेतना को अभी हम लोगों ने देखा है, बांग्लादेश में देखा है, लंका में देखा है, नेपाल में देखा है, फ्रांस में देखा है, और तमाम जगह हम उसको देख रहे हैं। लेकिन चूंकि भारत बड़ा देश है, भारत शांतिप्रिय देश है, यहाँ के लोग बहुत ज्यादा सहनशील है, इसी का नाजायज फायदा ये मोदी जी उठा रहे हैं। अब एक कब तक उठा पाएंगे? लेकिन जिस तरीके से समाजवादी आंदोलन यहाँ पर मजबूती के साथ मुखर होकर के, एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, एकजुट होकर के रणनीति बनाने में जुटा हुआ है, निश्चित रूप से उससे कोई न कोई वो समाधान निकलेगा और आंदोलन होगा। और इस कारपोरेट पूंजीवाद के खिलाफ समाजवादी लोग, समाजवादी नेतृत्व उभर करके अगर निकल के आ गया ठीक ठाक सामने और आंदोलन छिड़ा, तो ये इनके देशद्रोह का मुकदमा चलाने से भी कुछ नहीं होता है। असली तो अंतिम शब्द तो अपनी जनता होती है, और हम भारत के लोग उसका प्रतिनिधित्व करेंगे, आम आदमी जनता प्रतिनिधित्व करेगी। लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से, संविधान की धाराओं के अंदर रह करके ये लोग जिस तरीके से संविधान का को ये मानमर्दन कर रहे हैं, उससे अलग हट करके शांतिपूर्ण तरीके से अगर सत्ता का परिवर्तन हो और व्यवस्था का परिवर्तन हो, हम तो यही उम्मीद करते हैं। और तो आने वाले दिनों में हमको ऐसा लग रहा है कि ये जरूर कोई इसका शांतिपूर्ण समाधान निकलेगा। जी धन्यवाद तिवारी जी। निश्चित रूप से जनता ही अंतिम फैसला करती है और वो निश्चित रूप से सड़कों पर निकलेगी। पड़ोस के मुल्कों में हो रहा है, लेकिन जैसा कि सलीम खान जी ने कहा कि हमारी विदेश नीति पूरी तरह विफल हो गई है और पूरे दुनिया में प्रवासी भारतीयों के खिलाफ सड़क पर, मैदान में लोग उतर रहे हैं। लंदन में लाखों लोग सड़कों पर उतरे हैं प्रवासी भारतीयों के खिलाफ। पूरे यूरोप में ऐसी स्थिति बन रही है। यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति है। तुर्की के ऊपर इजराइल हमला करने की तैयारी कर रहा है। उमर खालिद और शरजीत इल्माम की जमानत याचिका मंजूर नहीं हो रही है। और जिस तरह से जीएसटी का कहा, जीएसटी में जो अब बचत उत्सव मना रहे हैं वह उसी तरीके का बचत उत्सव है कि जिस तरह से हमारे यहाँ माधो सिंह, मोहर सिंह, फूलन देवी लूट लेती थी लोगों को और फिर उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा लोगों को दे देती थी, बांट देती थी, उसी तरह से मोदी जी भी कर रहे हैं। 55 लाख करोड़ पिछले 7 साल में जीएसटी के नाम पर लूट लिया है देश की जनता से, और अब 2.5 लाख करोड़ की छूट दे दी है। यह उसी तरह से डकैती डालकर थोड़ी सी राहत दे देना वह है। आज हमारे साथ चर्चा में जुड़े डॉक्टर सलीम खान जी, जितेंद्र सिंह जी सोढ़ी जी और आनंद प्रकाश तिवारी जी, उन सब के हम आभारी हैं। अगले सप्ताह फिर सप्ताह की बात पर चर्चा के लिए हम मिलेंगे। देखते रहिए बहुजन संवाद, और नवरात्रि की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका पुनः आभार। धन्यवाद।